नीला तोता। अरब के एक हिस्से में जहां ताड़ के पेड़ों और मीठी खुशबू वाले फूलों के बाग यात्रियों को तपती हुई आसमान के नीचे की थका देने वाली यात्राओं के बाद आराम देते हैं, वहां एक युवा राजा था जिसका नाम लिनो था। वो अपने पिता के बुद्धिमान शासन में बड़ा हुआ था, जिनकी हाल ही में मृत्यु हो गई थी, और हालांकि वह केवल 19 वर्ष का था, वो कई युवाओं की तरह ये नहीं मानता था कि उसे ये दिखाने के लिए सभी कानूनों को बदलना होगा कि वो कितना चतुर है, बल्कि वह पुराने कानूनों से संतुष्ट था जिसने लोगों को खुश और देश को समृद्ध बनाया था। उसके लोगों को उसमें केवल एक ही कमी नजर आती थी, और वो ये कि वह शादी करने की कोई जल्दी में नहीं दिखता था, हालांकि वे अक्सर उसके लिए प्रार्थनाएं करते थे। पड़ोसी राज्य पर हंस परी का शासन था, जिसकी एक ही बेटी थी, राजकुमारी हरमोसा, जो अपने तरीके से उतनी ही आकर्षक थी जितनी लिनो उसके तरीके से। हंस परी के पास हमेशा युवा राजा के दरबार में एक राजदूत होता था, और नागरिकों की शिकायतें सुनने पर कि लिनो के पास शादी करने के कोई संकेत नहीं है, अच्छे आदमी ने फैसला किया कि वो विवाह संबंध बनाने में अपना हाथ आजमाएगा। क्योंकि, उसने कहा, अगर कोई जीवित है जो राजकुमारी हरमोसा के योग्य है तो वो यहाँ पाया जा सकता है। किसी भी हालत में मैं कोशिश करके उन्हें एक साथ ला सकता हूँ। अब बेशक राजकुमारी को शादी के लिए पेश करना उचित नहीं था, और मुश्किल ये थी कि बेहोश राजा को समझाकर उससे शादी का प्रस्ताव मनवाया जाए। लेकिन राजदूत दरबारियों के तौर तरीकों से अच्छी तरह वाकिफ था, और चित्रकला की कला पर कई बातचीत के बाद, जिसे लिनो बहुत पसंद करता था, उसने बातचीत को चित्रों की ओर मोड़ दिया और लापरवाही से बताया कि हाल ही में उसकी अपनी राजकुमारी की एक बहुत अच्छी तस्वीर बनाई गई थी। हालांकि एक समानता के लिए उसने निष्कर्ष निकाला, शायद यह इस छोटे से लघुचित्र जितना अच्छा नहीं है जिसे 1 साल पहले चित्रित किया गया था। राजा ने उसे ले लिया और ध्यान से देखा। उसने आह भरते हुए कहा, ये तो बहुत बड़ी बात होगी। ये तो हो ही नहीं सकता कि कोई औरत सुंदरता का ऐसा चमत्कार हो। राजदूत ने उत्तर दिया, काश आप उसे देख पाते। राजा ने कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन जब अगली सुबह उसे शाही उपस्थिति में बुलाया गया तो राजदूत को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। जब से तुमने मुझे वह तस्वीर दिखाई है, लिनो ने दरवाज़ा बंद होने से पहले ही कहना शुरू किया, मैं राजकुमारी का चेहरा अपने विचारों से निकाल नहीं पाया हूँ। मैंने तुम्हें यहाँ ये बताने के लिए बुलाया है कि मैं हंस परी के दरबार में विशेष दूत भेजने वाला हूँ, ताकि उसकी बेटी से विवाह कर सकूं। जैसा कि आप समझ ही गए होंगे, मैं इतने महत्वपूर्ण मामले में अपनी मालकिन की ओर से नहीं बोल सकता। राजदूत ने अपनी संतुष्टि को छिपाने के लिए अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए उत्तर दिया। लेकिन मैं जानता हूं कि वो निश्चित रूप से आपके प्रस्ताव से बहुत प्रसन्न होंगी। राजा ने खुशी से अपना चेहरा चमकाते हुए कहा, अगर ऐसा है तो दूत भेजने के बजाय मैं खुद जाऊंगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। 3 दिन में मेरी तैयारी हो जाएगी और हम चल पड़ेंगे। लिनो के लिए दुर्भाग्य से दूसरी तरफ उसका पड़ोसी इस्मेनोर नाम का एक शक्तिशाली जादूगर था, जो शेरों के द्वीप का राजा था और एक भयानक बेटी का पिता था, जिसे वह अब तक का सबसे सुंदर प्राणी मानता था। रिक्वेट, जैसा कि उसका नाम था, को भी एक चित्र से प्यार हो गया था, लेकिन ये राजा लिनो का था और उसने अपने पिता से उसे पति के रूप में देने की विनती की। इस्मेनोर, जो समझता था कि उसके खजाने के लायक कोई आदमी नहीं है, इस मिशन पर राजा लिनो के पास अपने मुख्यमंत्री को भेजने वाला था, जब उसे खबर मिली कि राजा पहले ही हंस परी के दरबार के लिए रवाना हो चुका है। रिक्वेट दुख से पागल हो गई और उसने अपने पिता से शादी को रोकने की विनती की, जिसे इस्मेनोर ने करने का वादा किया, और रबोट नामक एक बदसूरत और कुबड़े बौने को बुलाकर उसने कुछ मंत्रों का प्रदर्शन किया, जिससे वे जल्दी से एक चट्टानी घाटी में पहुंच गए जहां से राजा और उसके अनुरक्षक को गुजरना था। जब घोड़ों की टाप सुनाई दी तो जादूगर ने एक जादुई रुमाल निकाला, जिसे छूने वाला कोई भी व्यक्ति अदृश्य हो जाता था। एक छोर रोबोट को दे दिया और दूसरा खुद पकड़ लिया। वे घुड़सवारों के बीच से अदृश्य होकर चले गए, लेकिन लिनो का कोई निशान नहीं मिला, और यह काफी स्वाभाविक था, क्योंकि राजा पिछले कुछ दिनों की उत्तेजना और थकान से थक चुका था। दिन भर राजकुमारी के लिए उपहारों से लदे भारी गाड़ियों को आगे बढ़ने का आदेश दिया,
जबकि वह अपने कुछ दोस्तों के साथ ताड़ के पेड़ों के नीचे आराम कर रहा था। यहाँ इसमेनूर ने उन्हें गहरी नींद में देखा और एक जादू का प्रभाव डाला जिससे वे तब तक नहीं जागते जब तक कि वो उन्हें जगाना न चाहे। उसने राजा के सारे कपड़े उतार दिए और उसे रोबोट के कपड़े पहना दिए, जिसे उसने अपनी अंगूठी से छुआ और कहा, जब तक तुम हंस परी की बेटी से विवाह नहीं कर लेते तब तक लिनो का रूप धारण करो। और जादूगर की शक्ति इतनी महान थी कि रोबोट को यकीन हो गया कि वह सचमुच राजा है। जब दूल्हा लिनो के घोड़े पर सवार होकर नजरों से ओझल हो गया तो इसमेनूर ने राजा को जगाया, जिसने उसके गंदे कपड़ों को देखकर आश्चर्य से देखा। लेकिन इससे पहले कि वह अपने चारों ओर देख पाता, जादूगर ने उसे एक बादल में उठा लिया और उसे उसकी बेटी के पास ले गया। इस बीच रोबोट अन्य लोगों के साथ आ गया, जिन्होंने एक क्षण के लिए भी यह अनुमान नहीं लगाया कि वह उनका अपना स्वामी नहीं था। मुझे भूख लगी है, उसने कहा, मुझे तुरंत कुछ खाने को दो। महाराज, कृपया कृपा करें, प्रबंधक ने उत्तर दिया, लंच अभी तक नहीं लगाया गया है और आपका भोजन परोसने में कम से कम 1 घंटा लगेगा। हमने सोचा कि, झूठे राजा ने रूखेपन से कहा, तुम्हें सोचना किसने सिखाया? तुम मूर्ख हो, मुझे घोड़े का मांस लाकर दो, ये दुनिया का सबसे अच्छा मांस है। प्रबंधक को अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। राजा लिनो, धरती पर सबसे विनम्र व्यक्ति, अपने वफादार सेवक से इस तरह बात कर रहा था और घोड़े का मांस भी चाहता था। वह अपनी भूख के मामले में इतना नाजुक क्यों था कि वह ज्यादातर फलों और केक पर ही रहता था। खैर, कोई नहीं जानता था कि लोग क्या करने वाले हैं, और वैसे भी अगर वह अपना सिर अपने कंधों पर रखना चाहता था तो उसे तुरंत आज्ञा माननी ही थी। शायद आखिरकार ये प्यार ही था जिसने उसे पागल कर दिया था, और अगर ऐसा था तो धीरे धीरे वह फिर से ठीक हो सकता था। उनके पुराने सेवक अपने स्वामी के लिए चाहे जो भी बहाने गढ़ें, लेकिन जब तक जुलूस हंस की परी राजधानी में पहुंचा तब तक घोड़े नहीं बचे थे और उन्हें पैदल ही महल तक चलना पड़ा। अपने आश्चर्य को जितना हो सके छिपाते हुए उन्होंने राजा से विनती की कि वे उनके पीछे पीछे आएं और अपने घोड़ों से उतर जाएं, क्योंकि उन्हें लगा कि राजा को पैदल चलना पसंद है। उन्होंने जल्द ही देखा कि हंस परी और उसकी बेटी एक छोटी सी बालकनी पर उनका इंतजार कर रही हैं, जिसके नीचे राजा रुक गया। मैडम, उसने कहा, आपको आश्चर्य हो सकता है कि मैं आपकी बेटी का हाथ इतने अनौपचारिक तरीके से मांगने आया हूँ, लेकिन यात्रा लंबी है और मैं भूखा था और मैंने अपने घोड़े का मांस खा लिया, जो दुनिया का सबसे अच्छा मांस है, और मैंने अपने दरबारियों को भी उनका मांस खाने के लिए मजबूर किया। लेकिन इन सब के बावजूद मैं एक महान राजा हूँ और आपका दामाद बनना चाहता हूँ। और अब जब ये तय हो गया है तो हरमोसा कहाँ है? महाराज, रानी ने उत्तर दिया। राजा के व्यवहार से वह थोड़ी अप्रसन्न और आश्चर्यचकित थी, जो कि उसकी अपेक्षा से बहुत अलग था। आपके पास मेरी बेटी का चित्र है और यदि आप उसे तुरंत नहीं पहचानते तो यह आप पर बहुत कम प्रभाव डाल सकता है। मुझे कोई चित्र याद नहीं है, रोबोट ने उत्तर दिया, लेकिन शायद वह मेरी जेब में हो। और उसने हर जगह खोज की, जबकि महिलाएं आश्चर्य से देखती रहीं, लेकिन निश्चित रूप से उसे कुछ नहीं मिला। जब उसने अपनी बात समाप्त की तो वह राजकुमारी की ओर मुड़ा, जो वहां शर्मा रही थी और क्रोधित थी, और कहा, अगर मैं तुमसे शादी करने आया हूँ तो मुझे लगता है कि तुम बहुत खूबसूरत हो, और मुझे यकीन है कि अगर मैंने तुम्हारी तस्वीर भी देखी होती तो मुझे ये याद रहता। चलो जितनी जल्दी हो सके शादी कर लेते हैं, और इस बीच मैं इसो जाना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारा देश मेरे देश से बहुत अलग है, और मैं तुम्हें यकीन दिला सकता हूँ कि कई दिनों तक पत्थरों और रेत पर चलने के बाद थोड़ा आराम करना ज़रूरी है। और उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना उसने एक पाठक को अपने कमरे में ले जाने को कहा, जहां वह जल्द ही इतनी जोर से खर्राटे लेने लगा कि उसकी आवाज़ शहर के दूसरे छोर तक सुनी जा सकती थी। जैसे ही वह उनकी नज़रों से ओझल हुआ, बेचारी राजकुमारी अपनी माँ की बाहों में गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। 15 दिनों तक उसके सामने लगातार राजा लिनो का चित्र था, जबकि उनके अपने राजदूत का पत्र युवक की शालीनता और आकर्षण की चर्चा करना कभी उसकी जेब से बाहर नहीं गया था। सच है, चित्र काफी हद तक विश्वसनीय था,
लेकिन उस सुंदर बाहरी हिस्से में इतनी असभ्य आत्मा कैसे समा सकती थी। फिर भी अगर राजा ने प्रेम और प्रशंसा के कुछ संकेत दिखाए होते, जिसकी वह इतने लंबे समय से आदी थी, तो वह भी इसे माफ कर सकती थी। जहाँ तक उसकी माँ का सवाल है, बेचारी हंसपरी अपने नए दामाद के असाधारण व्यवहार से इतनी चकित थी कि वह लगभग बोल नहीं पा रही थी। मामला इस स्थिति में था जब राजा लिनो के चेम्बरलेन ने महारानी से एकांत में मिलने की प्रार्थना की, और जैसे ही वे अकेले में पहुंचे, महारानी ने उन्हें बताया कि उन्हें डर है कि उनके स्वामी अचानक पागल हो गए हैं या किसी जादूगर के प्रभाव में आ गए हैं। मैं पहले भी अचंभित था, उसने कहा, लेकिन अब जब वह राजकुमारी को पहचानने में विफल रहा है और अब उसके पास उसका चित्र भी नहीं है, जिसे वह एक पल के लिए भी नहीं छोड़ना चाहता था, तो मेरे आश्चर्य की कोई सीमा नहीं है। शायद, मैडम, आपकी परिकला की देन उस व्यक्ति में इस बदलाव का कारण पता लगा सके जिसकी शिष्टता पूरे राज्य में चर्चा का विषय थी। और उसने झुककर प्रणाम किया और विदा ली। रानी वहीं खड़ी थी जहां चैम्बरलेन ने उसे छोड़ा था और गहराई से सोच रही थी। अचानक उसका चेहरा साफ हो गया और वो एक पुराने संदूक के पास गई जिसे उसने एक गुप्त कमरे में रखा था। उसने उसमें से एक छोटा सा दर्पण निकाला। इस दर्पण में वह जो कुछ भी चाहती थी, उसे ईमानदारी से प्रतिबिंबित देख सकती थी, और इस समय वह सबसे अधिक राजा लिनो को वैसे ही देखना चाहती थी जैसा वह वास्तव में था। चेम्बरलेन सही था। ये वह नहीं था जो अपने बिस्तर पर लेटा हुआ खर्राटे मार रहा था जब तक कि पूरा महल उसके नीचे हिल नहीं गया। नहीं, ये उसका असली दामाद था, गंदे कपड़े पहने हुए आदमी, और इस्मेनोर के सबसे मजबूत टावरों में से एक में कैद, और हरमोसा की तस्वीर को चूम रहा था, जो जादूगर की नज़र से बच गई थी, क्योंकि युवा राजा ने इसे बेहतर छिपाने के लिए अपने बालों के बीच बांध रखा था। जल्दी से अपनी बेटी को बुलाते हुए उसने उसे भी देखने को कहा, और हरमोसा को लिनो को देखने का आनंद मिला, जो बिल्कुल वैसा ही व्यवहार कर रहा था जैसा वह चाहती थी। जब जेल का दरवाज़ा खुला, तब भी आईना उसके हाथ में था, और वहाँ घिनौना रिक्वेट अंदर आया, जो अपनी उठी हुई आंखों से ऐसा लग रहा था जैसे लिनो से कुछ एहसान मांग रही हो, जिसे देने से उसने इनकार कर दिया। बेशक हरमोसा और उसकी माँ वह उनकी बातें नहीं सुन पाई, लेकिन रिक्वेट के कमरे से बाहर निकलते समय उसके गुस्से भरे चेहरे से यह अनुमान लगाना मुश्किल नहीं था कि क्या हुआ था। लेकिन आईने में और भी बहुत कुछ था, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि राजा द्वारा उसे अस्वीकार किए जाने पर गुस्से में रिक्वेट ने 4 मजबूत आदमियों को उसे बेहोश होने तक कोड़े मारने का आदेश दिया था, जो हरमोसा की नज़र में किया गया था, जिसने डर के मारे आईना गिरा दिया था, और अगर उसकी माँ ने उसे नहीं पकड़ा होता तो वह गिर जाती। अपने आप पर काबू रखो मेरे बच्चे, परी ने कहा। अगर हमें राजा को उन दुष्ट लोगों की शक्ति से बचाना है तो हमें अपनी सारी बुद्धि लगानी होगी। और सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि वह आदमी कौन है जिसने उसका नाम और चेहरा ले लिया है। फिर दर्पण उठाकर उसने चाहा कि वह झूठे प्रेमी को देख सके, और दर्पण ने उसे एक गंदे चिकने दूल्हे का दृश्य दिखाया, जो उसके राजकीय बिस्तर पर उसी तरह के कपड़े पहने हुए लेटा हुआ था। तो यही चाल है जो इस्मेनोर हमसे खेलना चाहता था। खैर, हम अपना बदला लेंगे, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी कीमत चुकानी पड़े। बस हमें बहुत सावधान रहना होगा कि उसे यह न लगे कि उसने हमें धोखा नहीं दिया है, क्योंकि जादू में उसका कौशल मुझसे ज्यादा है, और मुझे बहुत सावधान रहना होगा। सबसे पहले मुझे तुम्हें छोड़ना होगा, और अगर झूठा राजा पूछे कि क्यों, तो जवाब देना कि मुझे अपने राज्य की सीमाओं पर कुछ मामले निपटाने हैं। इस बीच सुनिश्चित करें कि आप उसके साथ बहुत विनम्रता से पेश आएं, और उसे खुश करने के लिए दावतों का आयोजन करें। अगर वह संदिग्ध होने का कोई संकेत देता है, तो आप उसे ये भी समझा सकते हैं कि आपकी शादी पर मैं आपके पति को ताज देने का इरादा रखता हूँ। और अब अलविदा। इतना कहकर हंस परी ने अपना हाथ हिलाया और एक बादल नीचे आया और उसे छिपा दिया, और किसी ने कल्पना नहीं की कि सुंदर सफ़ेद बादल जो आकाश में इतनी तेजी से उड़ रहा था, वह रथ था जो हंस परी को इस्मेनोर के टॉवर तक ले जा रहा था। अब मीनार जंगल के बीच में स्थित थी, इसलिए रानी ने सोचा कि अंधेरे पेड़ों की आड़ में उसके लिए बिना देखे धरती पर उतरना काफ़ी आसान होगा।
लेकिन मीनार इतनी पूरी तरह से मंत्रमुग्ध थी कि जितना अधिक वह जमीन तक पहुंचने की कोशिश करती, उतना ही कुछ उसे रोकने की कोशिश करता। आखिरकार अपनी सारी शक्ति का इस्तेमाल करके वह मीनार के नीचे उतरने में कामयाब रही, और वहां अपने प्रयासों से कमजोर और बेहोश होने के बावजूद उसने बिना समय गंवाए अपने मंत्रों का प्रयोग किया और पाया कि वह इस्मिनोर को केवल गीजेस की अंगूठी से एक पत्थर के माध्यम से ही हराया जा सकता था। लेकिन वह यह अंगूठी कैसे प्राप्त कर सकती थी, क्योंकि जादू की किताब ने उसे बताया था कि इस्मिनोर अपने सबसे कीमती खजानों में से एक है और रात दिन इसकी रक्षा करता है। हालांकि उसे इसे प्राप्त करना ही था, और इस बीच पहला कदम शाही कैदी से खुद मिलना था। इसलिए अपनी पट्टियां निकालते हुए उसने निम्नलिखित लिखा, जो पक्षी तुम्हें ये पत्र लाया है वो हंस परी है, हरमोसा की माँ, जो तुम्हें उतना ही प्यार करती है जितना तुम उससे करते हो। और इस आश्वासन के बाद उसने उस दुष्ट साजिश के बारे में बताया जिसका शिकार वह हुआ था। फिर जल्दी से खुद को एक निगल में बदलते हुए वह टॉवर के चारों ओर उड़ने लगी, जब तक कि उसे लिनो की जेल की खिड़की नहीं मिल गई। यह इतना ऊंचा था कि सलाखें बेकार लग रही थीं, खासकर जब बाहर के मार्ग में 4 सैनिक तैनात थे, इसलिए परी अंदर घुसने में सक्षम थी, और यहाँ तक कि उसके कंधे पर भी चढ़ सकती थी, लेकिन वह राजकुमारी के चित्र को देखने में इतना व्यस्त था कि उसे उसका ध्यान आकर्षित करने में कुछ समय लगा। अंत में उसने नोट के कोने से उसके गाल को धीरे से खरोंचा और वह चौंक कर इधर उधर देखने लगा। निगल को देखते ही उसे तुरंत पता चल गया कि मदद आ गई है, और पत्र को फाड़कर उसमें लिखे शब्दों को देखकर वो खुशी से रो पड़ा और हरमोसा के बारे में 1000 सवाल पूछे, जिनका जवाब निगल नहीं दे पाया। हालांकि बार बार सिर हिलाकर उसने उसे आगे पढ़ने के लिए इशारा किया। क्या मुझे सचमुच उस भयानक रिक्वेट से शादी करने की इच्छा जतानी चाहिए? जब उसने अपनी बात समाप्त की तो वह चिल्लाया, क्या मैं जादूगर से पत्थर प्राप्त कर सकता हूँ? तदनुसार अगली सुबह जब रिक्वेट ने उसे अपनी दैनिक यात्रा दी, तो उसने उसे हमेशा की तुलना में बहुत अधिक शालीनता से प्राप्त किया। जादूगर की बेटी इस परिवर्तन पर अपनी खुशी को रोक नहीं सकी, और उसकी खुशी के भावों के जवाब में लिनो ने उसे बताया कि उसने एक सपना देखा था जिसके द्वारा उसने हरमोसा की चंचलता को जाना था, ये भी कि एक परी प्रकट हुई थी और उसे बताया कि यदि वह विश्वासघाती राजकुमारी से बंधे बंधनों को तोड़ना चाहता है और अपने प्रेम को इस्मेनोर की बेटी में बदलना चाहता है, तो उसे एक दिन और एक रात के लिए गीजेस की अंगूठी से एक पत्थर अपने पास रखना होगा, जो अब जादूगर के पास है। इस समाचार ने रिक्वेट को इतना मंत्रमुग्ध कर दिया कि उसने अपनी बाहें राजा की गर्दन के चारों ओर लपेट दी और उसे कोमलता से गले लगा लिया, जिससे वह बहुत घृणा करने लगा, क्योंकि वह सैनिकों की छड़ियों को असीम रूप से पसंद करता। हालांकि इसके लिए कोई मदद नहीं थी और उसने अपनी पूरी कोशिश की, वह प्रसन्न प्रतीत हो रहा था, लेकिन रिक्वेट ने उसे यह कहकर राहत दी कि उसे बिना समय गंवाए अपने पिता से पूछकर वो कीमती पत्थर प्राप्त करना चाहिए। अपनी बेटी के अनुरोध से इस्मेनोर को बहुत आश्चर्य हुआ, जिसके संदेह तुरंत भड़क गए, लेकिन वह चाहे जितना भी सोचे, उसे कोई ऐसा तरीका नहीं दिख रहा था जिससे राजा, जो इतनी कड़ी सुरक्षा में था, हंस परी से संवाद कर सके। फिर भी वह जल्दबाजी में कुछ नहीं करना चाहता था, और अपनी निराशा को छिपाते हुए उसने रिक्वेट से कहा कि उसकी एकमात्र इच्छा उसे खुश करना है, और चूंकि वह पत्थर के लिए बहुत इच्छुक है, इसलिए वह उसे उसके लिए ले आएगा। फिर वह कोठरी में गया जहां उसके सभी मंत्र काम कर रहे थे, और कुछ ही समय में उसने पाया कि उसकी दुश्मन हंस परी उस समय उसके महल के अंदर थी। तो ये बात है, उसने गंभीर मुस्कान के साथ कहा। ठीक है, उसे एक पत्थर तो मिलना ही चाहिए, लेकिन ऐसा पत्थर जो उसे छूने वाले हर व्यक्ति को संगमरमर में बदल देगा। और एक छोटा सा माणिक एक डिब्बे में रखकर वह अपनी बेटी के पास लौट आया। यही वह ताबीज है जिससे तुम्हें राजा लिनो का प्यार मिलेगा, उसने कहा, लेकिन ध्यान रहे कि तुम उसे डिब्बा बिना खोले ही दे दो, नहीं तो पत्थर अपना सारा गुण खो देगा। खुशी से चीखते हुए रिक्वेट ने उसके हाथों से डिब्बा छीन लिया और जेल की ओर भाग गई। उसके पीछे उसका पिता भी था, जो जादुई रुमाल को कसकर पकड़े हुए था और बिना देखे ही जादू का काम देख रहा था। जैसा कि उसने उम्मीद की थी, मीनार के नीचे हंस परी खड़ी थी,
जिसने अपने प्राकृतिक रूप में प्रकट होने की नासमझी की थी, वो उस पत्थर का इंतजार कर रही थी जिसे राजकुमार उसके पास फेंकने वाला था। राजकुमार के हाथों से गिरते ही उसने उत्सुकता से डिब्बा पकड़ लिया, लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां माणिक को छूती, उसके शरीर में एक अजीब सी कठोरता आ जाती, उसके अंग अकड़ जाते और उसकी जुबान मुश्किल से ये शब्द बोल पाती, हमारे साथ विश्वासघात हुआ है। हाँ, तुम्हारे साथ विश्वासघात हुआ है, इस मेनूर ने भयंकर आवाज में कहा। और तुम, उसने राजा को खिड़की तक खींचते हुए कहा, तुम तोते में बदल जाओगे और तब तक तोता ही रहोगे जब तक तुम हरमोसा को अपने सिर में कुचलने के लिए राजी नहीं कर लेते। वो अभी अपनी कहानी पूरी ही कर पाया था कि एक नीला तोता जंगल में उड़ गया और जादूगर अपने पंखों वाले रथ पर सवार होकर हंसों के द्वीप की ओर चल पड़ा, जहां उसने सभी को मूर्तियों में बदल दिया, ठीक उसी स्थिति में जिस स्थिति में उसने उन्हें पाया था, यहाँ तक कि रॉबर्ट को भी नहीं। केवल हरमोसा ही मूर्ति में बदल गया। उसने उसे छोड़ दिया और उसे अपने रथ में बैठने का आदेश दिया। कुछ ही मिनटों में वह अजूबों के जंगल में पहुंच गया, जब जादूगर नीचे उतरा और दुखी राजकुमारी को अपने पीछे खींचकर बाहर ले गया। मैंने तुम्हारी माँ को पत्थर में बदल दिया है और तुम्हारे प्रेमी को तोते में, उसने कहा, और तुम्हें एक पेड़ बनना है, और तुम तब तक एक पेड़ ही बने रहोगे जब तक तुम उस व्यक्ति का सिर नहीं कुचल देते जिसे तुम दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते हो। लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारा दिमाग और याददाश्त छोड़ दूंगा, ताकि तुम्हारी यातनाएं 1000 गुना बढ़ जाएं। महान जादूगर होने के बावजूद इस मेनूर 100 साल तक कोशिश करता तो भी इससे ज्यादा भयानक भाग्य का आविष्कार नहीं कर सकता था। बेचारी राजकुमारी के लिए घंटे थके हुए गुजर रहे थे, जो अपने दुख को खत्म करने के लिए लकड़हारे की कुल्हाड़ी की चाहत रखती थी। उन्हें उनके विनाश से कैसे बचाया जा सकता था, और मान भी ले कि राजा लिनो उस तरफ उड़ते भी थे, तो जंगल में हजारों नीले तोते थे, और वो उसे कैसे पहचानती, या वह उसे। जहां तक उसकी माँ का सवाल है, ये सोचना भी बहुत बुरा था। इसलिए एक महिला होने के नाते वह सोचती रही। इस बीच नीला तोता दुनिया भर में उड़ता रहा, जहां भी जाता दोस्त बनाता रहा। आखिरकार एक दिन वह एक बूढ़े जादूगर के महल में पहुंच गया, जिसने अभी अभी एक खूबसूरत जवान पत्नी से शादी की थी। ग्रेनेडाइन, जैसा कि उसका नाम था, बहुत नीरस जीवन जी रहा था और एक खेलने वाले साथी को पाकर खुश था, इसलिए उसने उसे सोने के लिए एक सुनहरा पिंजरा और खाने के लिए स्वादिष्ट फल दिए। केवल एक तरह से उसने उसे निराश किया, वो कभी भी दूसरे तोतों की तरह बात नहीं करता था। यदि आप जानते कि इससे मुझे कितनी खुशी मिलेगी, तो मुझे यकीन है कि आप कोशिश करेंगे, वह कहने को उत्सुक थी, लेकिन तोते ने उसकी बात नहीं सुनी। लेकिन एक सुबह वह कुछ फूल लेने के लिए कमरे से बाहर गई, और तोता, खुद को अकेला पाकर, मेज पर कूद गया और एक पेंसिल उठाकर कागज के एक टुकड़े पर कुछ कविताएं लिख दीं। उसने अभी अभी लिखना समाप्त किया था कि एक शोर सुनकर वह चौंक गया और पेंसिल गिराकर खिड़की से बाहर उड़ गया। अभी उसने पेंसिल नीचे गिरी ही थी कि जादूगर ने दरवाजे पर लटके पर्दे का एक कोना उठाया और कमरे में घुस गया। मेज पर एक कागज पड़ा देखकर उसने उसे उठा लिया और पढ़ते हुए उसे बहुत आश्चर्य हुआ। सुंदर राजकुमारी, आपकी कृपा पाने के लिए मैं तुम्हारे साथ बातचीत करूंगा, हालांकि मौन अधिक उपयुक्त होगा। कॉकटू की तरह बकबक करने से बेहतर है। मुझे आधा संदेह था कि यह जादू से प्रभावित है, जादूगर ने खुद से कहा, और उसने अपनी किताबें ली और उन्हें खोजा और पाया कि पक्षी तोता नहीं था, बल्कि वास्तव में एक राजा था जो एक जादूगर के क्रोध में आ गया था, और वह जादूगर वह व्यक्ति था जिससे जादूगर दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत करता था। उत्सुकता से उसने जादू को तोड़ने का कोई उपाय खोजते हुए आगे बढ़ा, और आखिरकार उसे बहुत खुशी हुई, उसने उपाय खोज लिया। फिर वह अपनी पत्नी के पास गया, जो उस पेड़ के नीचे कुछ गद्दियों पर लेटी हुई थी, जिस पर तोता बैठा था, और उसे बताया कि उसका पसंदीदा पक्षी वास्तव में एक महान देश का राजा था, और अगर वह पक्षी के लिए सीटी बजाएगी, तो वे सभी एक साथ चमत्कारों के जंगल में एक निश्चित स्थान पर जाएंगे, जहां मैं उसे उसके अपने आकार में वापस लाऊंगा। बस तुम्हें डरना नहीं चाहिए या चिल्लाना नहीं चाहिए, मैं जो भी करूं, उसने कहा, नहीं तो सब कुछ खराब हो जाएगा। जादूगर की पत्नी एक पल में उछल पड़ी, वो इतनी खुश थी
और वह तोते को पसंद आने वाला गाना सीटी बजाने लगी, लेकिन वह नहीं चाहता था कि किसी को पता चले कि वह बातचीत सुन रहा था, इसलिए उसने तब तक इंतजार किया जब तक वह अपनी पीठ नहीं मोड़ लेती। फिर वह पेड़ से नीचे उतरा और उसके कंधे पर बैठ गया। फिर वे एक सुनहरी नाव में सवार हो गए, जो उन्हें जंगल में एक खुले स्थान पर ले गई, जहां 3 ऊंचे पेड़ अकेले खड़े थे। मुझे अपनी जादुई आग के लिए ये पेड़ चाहिए, उसने अपनी पत्नी से कहा। तोते को उस शाखा पर रख दो, वह बिल्कुल सुरक्षित रहेगा, और तुम भी थोड़ी दूर चले जाओ। अगर तुम बहुत पास रहे तो उनके गिरने से तुम्हारा सिर कुचल सकता है। इन शब्दों पर तोते को अचानक इसमेनूर की भविष्यवाणी याद आ गई, और वह तैयार हो गया। उसका दिल इस विचार से धड़क रहा था कि उनमें से एक पेड़ पर उसने हरमोसा को देखा है। इस बीच जादूगर ने एक कुदाल ली और तीनों पेड़ों की जड़ों की मिट्टी को ढीला कर दिया ताकि वे सभी एक साथ गिर जाएं। जैसे ही तोते ने उन्हें लड़खड़ाते देखा, उसने अपने पंख फैलाए और बीच वाले पेड़ के ठीक नीचे उड़ गया, जो तीनों में सबसे सुंदर था। एक जोरदार धमाका हुआ, फिर लिनो और हरमोसा एक दूसरे का हाथ थामे हुए एक दूसरे के सामने खड़े हो गए। पहले कुछ क्षणों के बाद राजकुमारी का ध्यान अपनी मां की ओर चला गया, और वो जादूगर के चरणों में गिर पड़ी, जो अपनी योजना की सफलता पर प्रसन्नता से मुस्कुरा रहा था। उसने उससे एक बार फिर उनकी मदद करने तथा हंस परी को उसका सही आकार वापस देने की विनती की। यह इतना आसान नहीं है, उसने कहा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। और खुद को जहरीले पानी की एक छोटी बोतल लेने के लिए अपने महल में ले गया। उसने रात होने तक इंतजार किया और तुरंत इसमेनूर के टॉवर की ओर चल पड़ा। बेशक अगर इसमेनूर ने अपनी किताबों से सलाह ली होती तो वह देख सकता था कि उसका दुश्मन क्या कर रहा है। वो खुद को बचा सकता था, लेकिन वो बहुत ज्यादा खा पी रहा था और बिस्तर पर जाकर गहरी नींद में सो गया था। खुद को चमगादड़ में बदलकर जादूगर कमरे में उड़ाया और खुद को पर्दे में छिपाते हुए उसने सारा तरल इसमेनूर के चेहरे पर डाल दिया ताकि वह बिना कराह के मर जाए। उसी पल हंस परी फिर से एक महिला बन गई, क्योंकि कोई भी जादूगर, चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अपने जीवन से ज्यादा समय तक चलने वाले मंत्र नहीं चला सकता। इसलिए जब हंस परी अपनी राजधानी लौटी तो उसने पाया कि उसके सभी दरबारी उसका स्वागत करने के लिए द्वार पर प्रतीक्षा कर रहे हैं, और उनके बीच में खुशी से मुस्कराते हुए हरमोसा और राजा लिनो थे। उनके पीछे, हालांकि बहुत दूर, रबोट खड़ा था, लेकिन जब उसकी सच्ची इच्छा पूरी हुई तो उसके गंदे कपड़ों की जगह साफ कपड़े आ गए थे, और राजकुमारी ने उसे अपने अस्तबल का प्रमुख बना दिया था। और यहाँ हमें उन सभी को विदा देना चाहिए, यह विश्वास करते हुए कि जिन भयंकर परीक्षाओं से वे गुजरे हैं, उनके बाद उनके सामने कई वर्षों तक खुशियाँ रहेंगी।